हाय गाइस, आज हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एसिड बेस डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एसिड बेस में हमको तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्मल पीएच वैल्यू कितना होता है। तो नॉर्मल पीएच वैल्यू कितना होता है, 735 टू 745, 735 टू 745। और देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 35 टू 45 mmHg, 35 टू 45 mmHg। और HCO3 का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, HCO3 का नॉर्मल वैल्यू 22 टू 28 होता है, 22 टू 28 होता है। और देखिए, एक होता है एनायन गैप, एनायन गैप। देखिए, एनायन गैप का एक फार्मूला होता है। तो एनायन गैप का फार्मूला क्या होता है, देखिए, सोडियम माइनस HCO3 प्लस क्लोराइड, ये होता है नॉर्मल नॉर्मल एनायन गैप का, सॉरी, एनायन गैप का फार्मूला। और नॉर्मल एनायन गैप कितना होता है, 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देखिए, एसिड बेस डिसऑर्डर में एक हम निमोनिक्स याद रखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन एक वही निमोनिक्स पे सोल्व हो जाता है। क्या निमोनिक्स है, रोम्स। देखिए, रोम्स का मतलब क्या होता है, देखिए, यस इस यम को इंडिकेट करेगा और ओ आर को इंडिकेट करेगा। तो आर से क्या होता है, आर से होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और देखिए, यम से क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। देखिए, जो ओ से होता है, देखिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और देखिए, जो मेटाबॉलिक जो है वो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में। तो अब देखिए, ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन भी हम समझेंगे जल्दी ही। तो उससे पहले हम देखिए, सबसे पहले एसिड बेस डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले हम एसिडोसिस है या एल्क्लोसिस है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम पीएच के बारे में जानते हैं। देखिए, इफ पीएच हाई रहेगा तो क्या होगा, एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस। और देखिए, लो रहेगा तो क्या होगा, एसिडोसिस, एसिडोसिस। तो देखिए, हम पीएच से एसिडोसिस और एल्क्लोसिस डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ में देखना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में PCO2। और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में क्या चीज़ देखना पड़ेगा, HCO3। तो सबसे पहले देखिए, अब एसिडोसिस है तो एसिडोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एल्क्लोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस या रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। तो देखिए, हमें यहाँ पे तीन चीज़ याद रखना है। देखिए, एक हो गया पीएच, सेकेंड क्या हो गया PCO2, PCO2, थर्ड क्या हो गया HCO3। तो यहाँ पे देखिए, तीनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो तीनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, तीनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, नहीं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे देखिए, ये क्या बोल रहा है, पीएच इंक्रीज है, पीएच इंक्रीज मीन्स क्या हो गया, एल्क्लोसिस। तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। देखिए, तीनों ऑपोजिट डायरेक्शन, देखिए तीनों सेम ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे देखिए पीएच क्या है, डिक्रीज है। तो डिक्रीज मीन्स क्या होगा, एसिडोसिस, एसिडोसिस। और देखिए, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब देखिए, पीएच इंक्रीज है, नहीं, तो पीएच इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा, एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस, नहीं। और देखिए, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन डिक्रीज होगा। तो PCO2 डिक्रीज और HCO डिक्रीज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। और देखिए, पीएच डिक्रीज है तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडोसिस। और PCO2 इंक्रीज है, HCO3 भी इंक्रीज है तो ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पे देखिए, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस का कॉम्पनसेटेड कौन करता है, तो देखिए, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस कॉम्पनसेटेड बाय, तो देखिए मेटाबॉलिक का ऑपोजिट क्या होगा, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी। और एल्क्लोसिस का ऑपोजिट क्या होगा, एसिडोसिस, एसिडोसिस। तो देखिए, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कॉम्पनसेटेड बाय रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेम इसमें भी देखिए, ये मेटाबॉलिक का प्रॉब्लम क्या होगा, रेस्पिरेटरी, और एसिडोसिस का ऑपोजिट क्या होगा, एल्कोलोसिस, एल्कोलोसिस। तो देखिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉम्पनसेटेड बाय द रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। वहीं पे देखिए, रेस्पिरेटरी का ऑपोजिट क्या होगा, मेटाबॉलिक, और एल्कोलोसिस का ऑपोजिट क्या होगा, एसिडोसिस।
तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कॉम्पनसेटेड बाय द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वहीं पे देखिए रेस्पिरेटरी का अपोजिट क्या होगा, मेटाबॉलिक, और एसिडोसिस का अपोजिट क्या होगा, एल्कोलोसिस, एल्कोलोसिस। तो देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉम्पनसेटेड बाय द मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, वेंटिलेशन। तो वही रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या आता है, हाइपर वेंटिलेशन। वही मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या होता है, इंक्रीज HCO3 रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज HCO3 रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे, इन रेनल, रेनल। वहीं पे देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, डिक्रीज HCO3 रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे, रेनल में, कहाँ पे, रेनल में। तो कॉम्पनसेटेड भी समझ गए, और देखिए मेटाबॉलिक क्या बोलते हैं, एसिड बेस डिसऑर्डर भी समझ गए। और तो अब देखिए हम एक चार्ट बनाते हैं, वो चार्ट से सब समझते हैं। तो देखिए आर्टेरियल पीएच, आर्टेरियल पीएच, तो नॉर्मल कितना होता है, आर्टेरियल नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45। देखिए पीएच क्या होगा, लेस दैन 7.35, और क्या होगा 7.45, दो कंडीशन होगा। तो लेस दैन 7.35 होगा तो ये क्या होगा, एसिडोसिस, एसिडोसिस। अब मोर दैन 7.35 होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस, एल्कलोसिस। तो देखिए सबसे पहले आप एसिडोसिस के बारे में जानते हैं। एसिडोसिस में एसिडोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में मैंने क्या बोला था, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, पीएच क्या है, पीएच यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है, पीएच डिक्रीज है। तो PCO2 क्या होगा, PCO2 इंक्रीज होगा। PCO2 इंक्रीज मीन्स कितना, PCO2 इंक्रीज मीन्स कितना, मोर देन 45 mmHg। वहीं पे देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, देखिए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में क्या बोले थे मैंने, सेम डायरेक्शन, क्या बोले थे, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है। एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच डिक्रीज हुआ। अब देखिए सेम डायरेक्शन है तो HCO3 क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, क्या होगा, HCO भी डिक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, नहीं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में क्या क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, और यहाँ पे एसिडोसिस भी है तो क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन। और हाइपोवेंटिलेशन का कॉज सब क्या क्या है, कौन कौन डिजीज में हाइपोवेंटिलेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो देखिए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में हाइपोवेंटिलेशन होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कॉजेज सब क्या क्या है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सेकेंड क्या हुआ, एक्यूट लंग डिजीज, एक्यूट लंग डिजीज। थर्ड क्या हुआ, क्रोनिक लंग डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीज। फोर्थ क्या हुआ, ओपोइड, ओपोइड। और क्या होगा, सेडेटिव, सेडेटिव्स। फिफ्थ कौन कॉज करवाएगा, वीकिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, वीकनेस, वीकनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स। ये कंडीशन में हाइपोवेंटिलेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब देखिए आया, अब क्या आया, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में देखिए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में हम सब इसके बाद पहले क्या देखेंगे, एनायन गैप देखेंगे। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होते ही कि हम क्या देखेंगे, एनायन गैप। और एनायन गैप का मैंने फार्मूला क्या बोला था, एनायन गैप का सोडियम माइनस HCO3 प्लस क्लोराइड। ये नॉर्मल रेंज कितना होता है, 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो देखिए एक होता है हाई एनायन गैप, हाई एनायन गैप, एक होता है नॉर्मल एनायन गैप, नॉर्मल एनायन गैप। तो देखिए नॉर्मल एनायन गैप का कॉजेज सब क्या क्या है, और हाई एनायन गैप का कॉजेज सब क्या क्या है। तो हाई एनायन गैप का कॉजेज सब का एक निमोनिक्स है, क्या है, मड पाइल्स, मड पाइल्स। तो यम से क्या हो गया, यम से क्या हो गया, मिथेनॉल, मीथेनॉल। यू से क्या हो गया, यूरीमिया। ए से क्या हो गया, एसिडोसिस, सॉरी यहाँ डी है, डी से क्या हो जाएगा, डायबिटिक कीटो डी से क्या हो जाएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। पी से क्या हो जाएगा, पैराअल्डिहाइड,
पैरा अल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड। आई से क्या हो जाएगा, आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड टीबी ड्रग। और क्या हो जाएगा, आयरन। आई यल से क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस। और यस से क्या होगा, सेलीसाइक्लेट, सेलीसाइक्लेट। ये सब क्या क्या कॉजेज करवाता है, हाई एनायन गैप। और देखिए नॉर्मल एनायन गैप में का, नॉर्मल एनायन गैप का कैसे याद रखेंगे, एक निमोनिस क्या है, हार्ड, हार्ड एस। तो यच से क्या हो जाएगा, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ए से क्या हो जाएगा, एडिशन डिजीज, ए से क्या हो जाएगा, एडिशन डिजीज। आर से क्या हो जाएगा, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, आरटीए, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। डी से क्या हो जाएगा, डायरिया, डायरिया। ए से क्या हो जाएगा, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। यस से क्या हो जाएगा, स्पायरोलैक्टोन, स्पायरोलैक्टोन। और फिर यस से क्या होगा, सलाइन इन्फ्यूजन, सलाइन इन्फ्यूजन। ये कंडीशन सब में नॉर्मल एनायन गैप रहता है। तो ये था एसिडोसिस के बारे में। अब चलते हैं देखिए एल्कलोसिस में। तो देखिए एल्कलोसिस में हम, तो देखिए एल्कलोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो देखिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है तो पीएच क्या होगा, हाई होगा। और पीएच है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हाई के ऑपोजिट क्या होगा, लो होगा। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, इसमें भी पीएच क्या रहेगा, हाई रहेगा। और ये सेम डायरेक्शन है तो HCO3 क्या रहेगा, ये भी हाई रहेगा। तो देखिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन। क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन। और देखिए हाइपर वेंटिलेशन का कॉज क्या क्या है, कौन कौन से कंडीशन में होता है, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी। उसके बाद पैनिक अटैक, पैनिक अटैक। हाइपोक्सीमिया या हाई एल्टीट्यूड बोलिए, हाई एल्टीट्यूड या हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया। सेलीसाइक्लेट, सेलीसाइक्लेट। ट्यूमर, ट्यूमर, प्रेगनेंसी, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, पल्मोनरी इम्बोलिज्म। ये कंडीशन सब में हाइपर वेंटिलेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, मतलब हाइपर वेंटिलेशन का कॉजेज सब ये हुआ। अब देखिए क्या, अब क्या आया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में जब हम देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या चेक किए थे, एनायन गैप चेक किए थे। यहाँ पे हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या चेक करेंगे, क्लोराइड चेक करेंगे, चेक यूरिन क्लोराइड, यूरिन क्लोराइड। देखिए यूरिन क्लोराइड चेक करेंगे तो Cl का वैल्यू, अब देखिए Cl का वैल्यू लेस दैन 20 है या मोर दैन 20 है, मोर दैन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है या लेस दैन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। देखिए लेस दैन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मतलब क्या हो गया कि ये सलाइन इन्फ्यूजन रिस्पॉन्सिव है, मतलब ये सलाइन, ये क्या हो गया, सलाइन रिस्पॉन्सिव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो देखिए सलाइन इन्फ्यूजन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या क्या है, वोमिटिंग, वोमिटिंग और एंटासिड, एंटासिड। और देखिए मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो इसके मतलब क्या हो गया, सलाइन, सलाइन रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट और सलाइन अनरिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो देखिए सलाइन रेसिस्टेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का कौन कौन से कंडीशन में दिखाई देता है, एक हो गया बार्टर सिंड्रोम, बार्टर सिंड्रोम। सेकेंड कौन से कंडीशन में दिखाई देता है, जीटलमैन सिंड्रोम, जीटलमैन सिंड्रोम। थर्ड कौन से कंडीशन में दिखाई देता है, हाइपर एल्डोस्टेनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए बार्टर सिंड्रोम और जीटलमैन सिंड्रोम है। तो ये बार्टर सिंड्रोम और जीटलमैन सिंड्रोम के बारे में हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस करने के लिए, और PYQ में भी कितने बार आ चुका है, एक
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI कह के रखिए या नोट याद रखिए, नोट में इसको इंडिकेट करके रखिए। देखिए हाइपोकैलिमिक प्लस मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस प्लस हाइपरटेंशन, ये तीनों प्रेजेंट रहेगा तो हम क्या डायग्नोसिस करेंगे? लीडल सिंड्रोम। लीडल सिंड्रोम क्यों होता है? ड्यू टू ENAC, सोडियम चैनल ओवर एक्टिंग के कारण, या बोलिए कि ENAC का जो नॉर्मल वर्क होता है उससे ज़्यादा वर्क करने लगता है तो लीडल सिंड्रोम होता है। ENAC चैनल, तो ENAC चैनल में क्या होगा? इपिथेलियल सोडियम चैनल। अब देखिए यहाँ पे हाइपोकैलिमिक प्लस मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस प्लस विदाउट हाइपरटेंशन रहेगा, तो हम क्या डायग्नोसिस करेंगे? क्या सजेस्ट करेंगे? 2 डिजीज सजेस्ट करेंगे जो हम ऊपर में सलाइन रेसिस्टेंट मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस में पढ़ चुके हैं। देखिए एक हो गया बार्टर सिंड्रोम, सेकेंड क्या हो गया? जीटलमैन सिंड्रोम। देखिए ये मैन है यहाँ पे, तो ये यंग एज में या एल्डरली एज में ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, जीटलमैन सिंड्रोम। समझ गए? तो देखिए जीटलमैन सिंड्रोम में कौन से चैनल में डिफेक्ट होता है? तो डिफेक्ट इन सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर में। और देखिए बार्टर सिंड्रोम में कौन से चैनल में डिफेक्ट होता है? तो डिफेक्ट इन सोडियम पोटासियम क्लोराइड चैनल में डिफेक्ट होता है। तो ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन में, फिजियोलॉजी के जब PI की सोल्व करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। तो बार्टर सिंड्रोम और जीटलमैन सिंड्रोम कौन से चैनल डिफेक्ट के कारण होता है? तो देखिए बार्टर सिंड्रोम सोडियम पोटासियम क्लोराइड चैनल में डिफेक्ट के कारण बार्टर सिंड्रोम होता है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट के कारण जीटलमैन सिंड्रोम होता है, और ENAC ओवर एक्टिंग करता है तो लीडल सिंड्रोम होता है। और ये तीनों क्राइटेरिया फिलअप हो जाएगा तो क्या डायग्नोसिस हो जाएगा? लीडल सिंड्रोम हो जाएगा। और ये तीनों रहेगा तो इसमें हम क्या डायग्नोसिस करेंगे? बार्टर सिंड्रोम और जीटलमैन सिंड्रोम डायग्नोसिस करेंगे। और देखिए जीटलमैन सिंड्रोम कहाँ पे होता है? जीटलमैन सिंड्रोम DCT में होता है, DCT में डिफेक्ट के कारण होता है। और बार्टर सिंड्रोम कहाँ पे होता है? बार्टर सिंड्रोम लूप ऑफ हैनल में, क्योंकि ये चैनल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? लूप ऑफ हैनल में प्रेजेंट रहता है। तो अब देखिए जीटलमैन और बार्टर सिंड्रोम के बारे में हम थोड़ा अच्छे से करते हैं। तो डिफेक्ट इन कोट, यहाँ पे देखिए जीटलमैन सिंड्रोम में क्या में डिफेक्ट था? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर में। और कहाँ पे डिफेक्ट होता है? TRPM6 ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट होता है। ट्रांसपोर्टर कहाँ पे? इन DCT, क्योंकि ये दोनों चैनल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? DCT में प्रेजेंट रहता है। तो जीटलमैन सिंड्रोम कहाँ पे इफेक्ट होता है? डिफेक्ट इन द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर ऑफ TRPM6 ट्रांसपोर्टर। तो देखिए TRPM6 का काम क्या है? नॉर्मल वर्क क्या है? मैग्नीशियम को रीअब्जॉर्प्शन करना। नॉर्मल वर्क है। देखिए इफ चैनल में डिफेक्ट हो जाएगा, कौन से चैनल? TRPM6 चैनल में डिफेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज मैग्नीशियम रीएब्जॉर्प्शन नहीं, तो देखिए डिक्रीज मैग्नीशियम रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाराथायराइड हार्मोन PTH रिलीज डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PTH रिलीज डिक्रीज हो जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा। PTH रिलीज ये भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और देखिए पाराथायराइड हार्मोन रिलीज डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। तो क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया क्या करवाता है? टिटानी करवाता है। और देखिए टिटानी में 2 साइन प्रेजेंट रहता है। कौन सा साइन प्रेजेंट रहता है टिटानी में? एक हो गया चोबेस्टिक साइन, ये इंपॉर्टेंट है। चोबेस्टिक साइन किस में दिखाई देता है? टिटानी में। और एक साइन क्या हो गया? ट्रोजी साइन। तो ट्रोजी साइन और चोबेस्टिक साइन किस में दिखाई देता है? तो टिटानी में। और देखिए जीटलमैन सिंड्रोम का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है जीटलमैन सिंड्रोम का? 24 आवर यूरिनरी क्लोराइड
24 आवर यूरिनरी क्लोराइड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और देखिए जीटलमैन सिंड्रोम का हॉलमार्क फीचर क्या है, हॉलमार्क फीचर क्या है, साल्ट वेस्टिंग एंड पोलीयूरिया। क्या है, पोलीयूरिया। और देखिए बार्टर सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। बार्टर सिंड्रोम में डिफेक्ट इन द सोडियम पोटासियम क्लोराइड चैनल एंड क्लोराइड चैनल, किस में डिफेक्ट होता है, सोडियम पोटासियम क्लोराइड चैनल एंड क्लोराइड चैनल एंड ROM के कहाँ पे, इन असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, कहाँ पे होता है, लूप ऑफ हैनल। और देखिए बार्टर सिंड्रोम का इन्वेस्टिगेशन क्या है, बार्टर सिंड्रोम के लिए इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो बार्टर सिंड्रोम का लिए इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, यहाँ पे तो क्या था, क्लोराइड था, तो यहाँ पे होगा 24 आवर यूरिन कैल्शियम चेक करेंगे, यूरिन कैल्शियम। और देखिए बार्टर सिंड्रोम का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इंडोमिथासिन। यहाँ पे देखिए जो क्लोराइड चैनल है, क्लोराइड चैनल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन द ईयर, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन ईयर। तो देखिए क्लोराइड चैनल में डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, सेंसोरी न्यूरन डिफनेस, एशियन डिफनेस। देखिए ये चैनल में डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट इन सोडियम पोटासियम क्लोराइड एंड क्लोराइड ROM के चैनल में डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कैल्शियम वेस्टिंग होगा, और देखिए कैल्शियम वेस्टिंग होगा तो क्या होगा, नेफ्रोकैल्सिनोसिस में क्या होगा, किडनी स्टोन होगा, तो कैल्शियम वेस्टिंग के कारण क्या होगा, नेफ्रोकैल्सिनोसिस और रेनल रिकेट्स भी, तो रेनल रिकेट्स और नेफ्रोकैल्सिनोसिस किस में दिखाई देता है, बार्टर सिंड्रोम में। और साल्ट वेस्टिंग और पोलीयूरिया किस में दिखाई देता है, जीटलमैन सिंड्रोम में। एक और हम छोटा टॉपिक याद रख लेंगे, क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस एंड सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटीडायबिटिक हार्मोन। देखिए डायबिटिक इंसिपिडस और सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटीडायबिटिक हार्मोन, तो दोनों का सबसे पहले क्या देखिए, डायबिटिक इंसिपिडस का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो डायबिटिक इंसिपिडस का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। वहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है देखिए। और SIADS का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो SIADS का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, वाटर लोडिंग टेस्ट। देखिए डायबिटिक इंसिपिडस कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का। एक होता है सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, एक होता है नेफ्रोजेनिक। एक होता है सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, एक होता है नेफ्रोजेनिक। देखिए सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, V2 रिसेप्टर जो है नॉर्मल होता है, रिसेप्टर क्या होता है, नॉर्मल होता है। और नेफ्रोजेनिक में क्या होता है, V2 रिसेप्टर एबनॉर्मल होता है। और देखिए नेफ्रोजेनिक सिंड्रोम के लिए मैनेजमेंट क्या किया जाता है, तो नेफ्रोजेनिक सिंड्रोम बोलता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस के लिए ड्रग क्या देंगे, थायजाइड डायूरेटिक्स। और V2 क्या बोलता है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस के लिए ड्रग क्या देंगे, डेस्मोप्रेसिन। वहीं पे देखिए SIADS में क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन डिक्रीज होता है, इनएप्रोप्रिएट बोल रहा है ना, इनएप्रोप्रिएट मीन्स डिक्रीज। और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ H2O भी लॉस होगा। और देखिए SIADS किसका एग्जाम्पल है, मतलब क्या काउज करवाता है, तो SIADS क्या काउज करवाता है, यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। क्या काउज करवाता है, हाइपोनेट्रीमिया। और देखिए मैनेजमेंट के लिए कौन से ड्रग्स देंगे, वैप्टन्स किस में यूज किया जाता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन में।